Hello everyone, welcome to the channel and this is part 2 class of lesson 5. So let's start our class lesson 5 planning. और हमने पार्ट 1 की क्लास में लेसन नंबर 5 को स्टार्ट किया था जिसमें हमने प्लानिंग के मीनिंग को जाना था। प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है कि प्लानिंग को एज हम प्रोसेस मानते हैं जिसमें हम अपने कुछ गोल्स को सेट करते हैं और कुछ ऐसे हम स्टेप्स लेते हैं जैसे जो क्रिएटिविटी वाली स्टेप्स होते हैं वो लेते हैं जिसके थ्रू जो भी हमारे अचीवमेंट रहते हैं, जो भी हमारे गोल्स रहते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उनको हम अपने क्रिएटिविटी या अपने क्रिएटिंग स्टेप्स के थ्रू उनको अचीव करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। तो ये जो प्लानिंग का मीनिंग हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन सभी को हमने पार्ट 1 की क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की इस क्लास को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जानेंगे मेरिट्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। तो आज की जो हमारी क्लास है यहाँ से स्टार्ट होने वाली है मेरिट्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग के कुछ गुण होते हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप डायरेक्टली पार्ट 2 क्लास को देख रहे हो तो इससे पहले आप पार्ट 1 की क्लास को ज़रूर से देखना, क्योंकि हमने पार्ट 1 की क्लास में प्लानिंग के मीनिंग को और काफ़ी सारी चीज़ों को लाइक प्रोसेस को डिस्कस कर लिया था। तो आप डायरेक्टली इस क्लास को समझोगे तब भी आपको समझ आ जाएगा, बट अगर आप पार्ट 1 की क्लास को देख कर और देन इसके बाद में आज की क्लास देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। तो इस तरीके से आप दोनों ही पार्ट को देख लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मेरिट्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ प्रमोट सिस्टमैटिक वर्किंग। जो हमारा काम रहता है उसको एक सिस्टमैटिक दिशा दिखाना, ये किसका काम रहता है? प्लानिंग का रहता है। तो प्लानिंग क्या करते हैं यहाँ पर कि प्रमोट करते हैं, एक तरीके से हेल्प करते हैं वर्क को सिस्टमैटिक तरीके से चलने के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर लिखा गया है कि प्लानिंग प्रमोट सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन के अंदर जो प्लानिंग होता है, जो योजना होता है, वो किसी भी कामकाज को ज़्यादा सिस्टमैटिक मीन्स ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से उसको करने में हेल्प करते हैं। और इसी के साथ में इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड हैंस एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। और इसी के साथ में ये इस चीज़ को क्लियर करते हैं, क्लैरिटी देते हैं, मतलब कि ये एक स्पष्टता प्रदान करते हैं। और इसीलिए जितने भी संगठन हैं उसमें हर कोई ये जानता है, एवरीवन इस चीज़ को जानते हैं कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, मतलब कि उनसे हमने एक्सपेक्टेशन क्या कर रखी है, हम क्या एक्सपेक्टेड लेकर चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे प्लानिंग के अंदर आ जाता है। क्योंकि जब भी हम प्लानिंग को बनाते हैं तो हम कुछ ना कुछ सोच समझ के रखते हैं कि हमें किस काम को किस तरीके से करना है, क्या हमारे गोल्स है, किस तरीके से हम उन्हें अचीव कर सकते हैं। तो प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ों को हम सोच के चलते हैं। तो एक तरीके से प्लानिंग हेल्प करते हैं उन सारे वर्क को, क्रिएटिविटी स्टेप्स को एक सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित तरीका दिखाना। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी जो संगठन है उनका जो सक्सेस है, उनकी जो सफलता है, उसको एक दिशा दिखाता है, मतलब कि डिफाइन करते हैं। अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सक्सेसफुल प्लानिंग। कोई भी जो एक सफल संगठन होता है, कोई भी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो सक्सेसफुल है तो उसकी जो पहचान है वो इस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि उनकी जो भी प्लानिंग हुई है अभी तक के डेट में, या वो जो भी प्लानिंग करते हैं वो मोस्टली सक्सेसफुल ही होता है। मतलब कि उनकी प्लानिंग ज़्यादातर जो है बिल्कुल वैसा ही किया जाता है जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया होता है। तो इसी के साथ में जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्लान एवरीथिंग वेल इन एडवांस। वो क्या करते हैं, कोई भी जो सक्सेसफुल एक संगठन है जो कि अपने काम में माहिर है, सक्सेस है, वो हमेशा क्या करते हैं कि अपनी योजना को पहले से ही बनाते हैं, मतलब कि काफ़ी टाइम पहले को ही बनाया जाता है। और प्लानिंग तो होता है ये पहले से ही बना के रखा जाता है, तभी उसके थ्रू काम को कंप्लीट किया जाता है वन बाय वन स्टेप्स के थ्रू। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो सक्सेसफुल संगठन है वो अपने प्लान्स को पहले ही एडवांस में बना लेते हैं। दे डू नॉट लेट द इन्वायरमेंट लीड दैम। और उसी के साथ में जो उनका एक वातावरण को लेके बात बता रहे हैं कि वातावरण भी उनके ऊपर हावी नहीं होने देता, मतलब कि अपने ऊपर इन्वायरमेंट का इतना ज़्यादा इफेक्ट वो नहीं आने देते हैं, बल्कि वो हमेशा क्या रहते हैं, ट्रेंड में रहते हैं। जो एक बोलते हैं ना कि ट्रेंड में रहना, वो यहाँ पर क्या करते हैं कि वे बल्कि जितने भी वहाँ पर उद्योग या फर्म है उन सभी में जो है एक ट्रेंड सेटर बना हुआ रहता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। और इसी के साथ में जो बिग कंपनीज हैव प्लान्स लेड डाउन फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है वो क्या करती है कि लगभग मिनिमम एक 25 ईयर्स का प्लान पहले से ही बना कर रख लेती है। तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल वाला एक काम बन जाता है, हेल्प मिल जाती है, काफ़ी आगे का पहले से ही बना के रख लेते हैं।
और ऐसा इसलिए भी रहता है क्योंकि वो जो संगठन है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस मतलब कि महत्वाकांक्षी और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वाले रहते हैं, मतलब कि पॉजिटिविटी एक लेकर चलते हैं, सकारात्मक संस्थाएं रहती है जो कि अपने साथ साथ विद देमसेल्व्स मेक द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ एंड नेशन पॉसिबल। और इसी के साथ में वो क्या करते हैं कि वो इतने पॉजिटिविटी वाले काम करते हैं, इतने अच्छे तरीके से महत्वाकांक्षी रहते हैं कि वो अपने साथ साथ जो भी उनके एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको भी, और जो एक नेशन हो गया, जो एक राष्ट्र हो गया, उनकी भी वृद्धि और विकास को संभव बनाते हैं, पॉसिबल बनाते हैं। तो अपने अपने साथ साथ वो एम्प्लॉयज़ और एक राष्ट्र सभी के साथ में एक सक्सेसफुल काम को करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज की फंक्शन। प्लानिंग को हम की फंक्शन मतलब कि एक प्रमुख कार्य मानते हैं। क्यों मानते हैं? प्लानिंग इज की एरिया ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग को प्रबंध के अंदर एक की एरिया मानते हैं, मतलब कि एक आधार कार्य मानते हैं, एक प्रमुख कार्य मानते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। लाइक जब भी उनकी कोई भी रणनीतियाँ बनाई जाएगी, मतलब कि जो भी उनके स्ट्रेटजीज को जब बनाया जाएगा, जब फॉर्मुलेशन किया जाएगा, तो इस चीज़ को कहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा? प्लानिंग के अंदर। मतलब कि जब भी रणनीतियाँ बनेंगी, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, तो उस काम को हम मेनली क्या नाम देंगे? प्लानिंग का नाम देंगे। जब भी डिसीजन मेकिंग का टाइम आएगा, मतलब कि जब भी निर्णय लेना होगा, तब भी उस काम को हम प्लानिंग ही मानेंगे। जब भी बजट बनाने का टाइम आएगा, तब भी हम उसको प्लानिंग ही मानेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्लानिंग के अंदर इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। दैट इज़ वाई जो प्लानिंग है उसको हम की एरिया मानते हैं मैनेजमेंट के अंदर। और विच आर ऑल की एक्टिविटीज़ फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। और किसी भी संगठन के लिए ये सारे जो है की एक्टिविटीज़ माने जाते हैं, क्योंकि इनके साथ ही मतलब कि सारे जो काम हैं ये सारे इन्वॉल्व किए जाते हैं प्लानिंग के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है बेस फंक्शन। बेस फंक्शन का मतलब है एक आधार कार्य, मतलब एक किसी भी काम का जो एक बेस रहता है जिसके ऊपर डिपेंड होता है सारा काम। तो प्लानिंग को भी हम एज अ बेस फंक्शन मानते हैं और इसको और डीपली समझते हैं। इट फॉर्मुलेट्स द बेसिस फॉर रेस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या है कि प्लानिंग तो उसे एक बिल्कुल ही एक बेस वाला चीज़, मतलब कि एक आधारित कार्य मानते हैं, क्योंकि प्रबंध के जो बाकी कार्य जितने भी अदर वर्क है उन सभी के लिए बेस कौन प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग प्रोवाइड करता है। तो जितने भी जो दूसरे काम है, द क्वालिटी ऑफ अदर फंक्शन डिपेंड किस पे डिपेंड करेगा? बाकी कामों की जो क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्लानिंग की क्वालिटी के ऊपर, कि प्लानिंग को कितने क्वालिटी के साथ में बनाया गया, कितने अच्छे तरीके से, कितने प्रॉपर एक सीक्वेंस में, एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है। इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है बाकी सारे कामों की सक्सेस। जितने भी अदर फंक्शन है वो सारे डिपेंड करेंगे प्लानिंग के ऊपर, और प्लानिंग कितने अच्छे से बनाया गया है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसी के साथ में इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग, अगर प्लानिंग ही एब्सेंस हो जाए, अगर वहाँ पर प्लानिंग ही को ही ना रखा जाए, मतलब प्लानिंग बनाया नहीं जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंध के अंदर जितने भी अदर वर्क है उन सभी का कोई भी यहाँ पर एग्जिस्टेंस, मतलब कि कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा अगर वहाँ पर प्लानिंग नहीं है। तो इससे हम प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। नेक्स्ट है फिर ऑफसेट रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, मतलब कि जो भी जोखिम है, जो भी रिस्क है, जो भी वहाँ पर अनिश्चितताएं हैं, मतलब कि जो भी फिक्स चीज़ नहीं है, उनको हम भरपाई कैसे करेंगे, ये प्लानिंग के लेकर बात करेंगे। प्लानिंग क्या करते हैं? प्लानिंग एंटिसिपेट्स द फ्यूचर थ्रेट्स। फ्यूचर में जो भी हमें खतरे आने वाले हैं, या जो भी हमें लगता है कि ये फ्यूचर में इससे हमें खतरा है, या हो सकता है कि कोई भी कंटेंजेंसीज है या कोई भी चैलेंजेस है, तो वहाँ पर इन सभी का पहले से ही वहाँ पर पूर्वानुमान लगा लिया जाता है, मतलब कि पहले से ही सोच लिया जाता है। वंस एंटिसिपेटेड इट्स प्रिपेयर एन ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट विद देम। और जैसे ही एक बार क्या कर लिया जाता है? अनुमान लगा लिया जाता है, सारी चीज़ों को सोच लिया जाता है, तो उसके बाद में नेक्स्ट काम क्या होता है? उन सभी के लिए प्रिपेयर हो जाना, फाइट करना उन सभी प्रॉब्लम से, उन सारे फ्यूचर में होने वाले थ्रेट से जिससे हमें खतरा हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या है? यहाँ पर प्लानिंग एक ऐसा काम बन जाता है जो कि एक तरीके से रक्षा करता है संगठन का। एक्टिविटी जितने भी किए जाएंगे संगठन के अंदर, जितनी भी गतिविधियां किए जाएंगे, तो वहां पर प्लानिंग ही उन सभी के लिए एक रक्षा के तौर पर काम करेंगे। नेक्स्ट है फिर उसके बाद में एफिशिएंट वर्किंग, कि वहाँ पर काम कितने कुशल तरीके से किया जाएगा, एक कुशल कार्य। प्लानिंग इंक्रीज द एफिशिएंसी इन वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज ऑब्जेक्टिव गोल्स आर सेट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर बता रहे हैं कि प्लानिंग क्या है? इंक्रीज करते हैं किस चीज़ को? संगठन की जो उनकी एफिशिएंसी है उस चीज़ को यहाँ पर इंक्रीज करते हैं, कार्यकुशलता में वृद्धि करते हैं, क्योंकि
क्योंकि संगठन के अंदर जो भी उनके ऑब्जेक्टिव है, जो भी उनके विकास वाले काम है, जो भी उनके लक्ष्य जो निर्धारित किए जाते हैं, ये सारा कौन करता है? प्लानिंग करता है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि अगर हम इफ प्लान्स आर फॉलोड, अगर हम प्लान को बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीके से, एक बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर उसको हम फॉलो करेंगे अपने कमिटमेंट के साथ में, तो जो भी काम हम करेंगे वहाँ पे वो सारे काम जो है बिल्कुल दक्षता से, बिल्कुल कुशलतापूर्वक उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो ये प्लानिंग को बता रहे हैं कि भाई प्लानिंग के कितने ज़्यादा गुण है, प्लानिंग की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है किसी भी संगठन के अंदर। विदाउट प्लानिंग में बाकी कामों का इतना मेन जो काम है या जो उसके इंपॉर्टेंस है वो नहीं रह जाता है, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू ही हम किसी भी काम को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो हमने सारा डिस्कस किया प्लानिंग के गुण के बारे में, प्लानिंग के जो भी मेरिट्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स के बारे में। डीमेरिट्स का मतलब होता है कि प्लानिंग के कुछ अवगुण हैं, मतलब कि कुछ कमियां हैं। तो उन कमियों को अब हम जानेंगे कि जरूरी नहीं है कि प्लानिंग के सारे गुण ही रहेंगे, कुछ इसकी कमियां भी है। सबसे पहले हम जानेंगे एक्सपेंस एक्टिविटी। एक्सपेंसिव है काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी इनके। एक्सपेंसिव का मतलब क्या हो गया? महंगी है, और एक्टिविटी का मतलब गतिविधि। तो यहाँ पर जितने भी गतिविधि है वो सारी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है। क्यों हो जाती है उसको हम डिस्कस करेंगे। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। पहली कमी तो इन्होंने यही कह दिया कि प्लानिंग क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम को कंज्यूम करते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम को लेते हैं। उनकी जो भी एक्टिविटी है उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, लाइक रिसर्च, एनालिसिस, एंटिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग। ये सारी चीज़ें कहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं? प्लानिंग के अंदर, जहाँ पर हम रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, हम एंटिसिपेशन करेंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो यहाँ पर इतना सारा जब काम को किया जाएगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, रिसोर्सेज एंड मेंटल एनर्जी। तो यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर है? जैसे कि एक लॉट्स ऑफ टाइम, मतलब कि बहुत सारा टाइम चाहिए, रिसोर्सेज बहुत सारी चाहिए, मतलब कि संसाधन बहुत सारे चाहिए, और एक जो मेंटल एनर्जी है, मतलब कि जो काम करने की जो एक एनर्जी है उसकी भी बहुत ज़्यादा खपत होती है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के द्वारा काम किया जाएगा तो उनको बहुत सारा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सारी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। इन केस ऑफ अगर हो जाए कि मान लो कोई भी इमरजेंसी हो गया, तो प्लानिंग में नॉट बी ऑफ मच हेल्प। तो अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो ये 100% वहाँ पे गारंटी नहीं देता है प्लानिंग कि अगर तुम मुझे बनाओगे तो मैं तुम्हें हमेशा सक्सेस ही दूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो प्लानिंग हमें मतलब कि किसी काम के भी नहीं रहते हैं, तो उनकी मदद ले सकते हैं, बट उसको हम पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, और ये सारी इसकी थोड़ी सी कमियाँ होंगी। उसके बाद में नेक्स्ट है पर्सनल जजमेंट एंड बाइसेस। पर्सनल जजमेंट मीन्स जो भी व्यक्तिगत निर्णय है, और बाइसेस मतलब जो भी उनके पूर्वाग्रह है, मतलब जो भी पहले अनुमान लगा लिया जाता है उस चीज़ को लेकर बात करेंगे। तो द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट द डिस्पोजल ऑफ मैनेजर्स। यहाँ पर बता रहे हैं कि प्लानिंग कितना ज़्यादा क्वालिटी वाला होगा वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनके जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी क्वालिटी वाली जो है मैनेजर्स को ट्रांसफ़र की गई, डिस्पोजल किया गया है। जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाएगा उतनी अच्छी प्लानिंग को बनाया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि क्वालिटी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। और उसी के साथ में बता रहे हैं कि ऐसा भी माना जाता है कि कुछ जो मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तर्क संगत होते हैं, मतलब कि वो उनके पास जितनी भी जानकारी होती है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि वो निर्णय लेते समय अपने व्यक्तिगत जो भी उनके पर्सनल जजमेंट है या बाइसेस है उनको वो सबसे ज़्यादा मदद ले सकते हैं। मतलब कि वो एक पर्सनली ज़्यादा अपने आप को मानते हैं कि जो उनके पास में जो भी एक्सपीरियंस है, पर्सनल जजमेंट है या बाइसेस है, उनको वो अपने डिसीजन में लेकर चलते हैं। और उसको लेकर अगर चलते हैं तो ये जो भी उनके बाइसेस है या जो भी उनके जजमेंट है वो कई बार क्या करते हैं, प्लानिंग को फेल कर देते हैं। तो ये एक प्लानिंग की कमी बन जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ पर प्रमोट किया जाता है रिजिडिटी, मतलब कि जो कठोरता को बढ़ावा देता है। योजना को जब भी हमें लगे कि भाई योजना सफल होना चाहिए हमेशा, तो उसको सफल बनाने के लिए उसको सही तरीके से उसका पालन भी करना होता है। मतलब कि योजना को सिर्फ बनाने से तो नहीं काम नहीं पूरा कंप्लीट होगा। अगर प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से बनाया गया है तो उसको उतना ही अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके उसको सक्सेस मिल सकती है। अदरवाइज वहाँ पर मिलने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि जो भी एक टॉप मैनेजमेंट पे जो काम करने वाले पर्सन होते हैं, जिन्हें हम शीर्ष प्रबंधन बोलते हैं, वो निर्धारित योजनाओं से ग्रस्त हो जाता है। और वहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी उनकी क्रिएटिविटी वाली काम है
वो जो स्कोप है क्रिएटिविटी की वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, उनको किल्स कर दिया जाता है, मतलब ख़त्म कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि किसी भी संगठन के अंदर जो काम किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा कठोरतापूर्वक कंप्लीट किया जाता है। कठोरता का मतलब है कि एक सही होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, काफ़ी ज़्यादा कठोर हो जाता है, और जो प्लानिंग है वो प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो नहीं किया जाता है। अनसर्टेनिटीज एंड कंटीजेंसीज। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो अनिश्चितताएं रहती हैं, जो हमें पता ही नहीं रहता कि कैसे क्या हो जाएगा, जिस चीज़ को हमने संभावना में ना लिया हो, मतलब कि फ्यूचर को लेकर हम ऐसा नहीं सोचते कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कई बार होता है ना कि रियल लाइफ में भी जिस चीज़ को हम सोचते भी नहीं है कभी वो चीज़ भी एक्चुअल में हो जाता है। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। कई बार क्या हो जाता है कि जो एक प्लानिंग है वो फेल हो जाता है कुछ केसेस में, मतलब कि कुछ ऐसी अशांत वाले एक ऐसा इन्वायरमेंट भी हो जाता है कई बार जो कि प्लानिंग को फेल कर देते हैं। तो फेल कर देंगे तो फिर इससे क्या होगा कि बदलते जो परिवेश है, मतलब कि जो भी एक बदलता हुआ एक वातावरण है, जो भी चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में, उनको लेकर बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जो प्लानिंग एक्टिविटी है जिसे हम नियोजन गतिविधि कहते हैं वो कई बार फेल हो सकते हैं। मतलब कि ऐसा कह नहीं रहे कि फेल हो जाएगा, हो सकते हैं, मे बी वो फेल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो भी वेस्टेज है मनी की या टाइम की या जो भी एनर्जी की, वो सारा जो है इसके ऊपर खराब हो जाता है। मतलब कि हमने लगा तो दिया बहुत सारी चीज़, अपने लॉट्स ऑफ टाइम को, एनर्जी को, मनी को, ये सारा हमने इन्वेस्ट कर दिया अपने काम में, बट फ्यूचर को लेकर हम बिल्कुल फिक्स होकर नहीं कह सकते ना कि भाई फ्यूचर में हमारे साथ तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता, कुछ गलत हो ही नहीं सकता, और इन केस हो गया तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हमारे मनी, टाइम, प्लानिंग, ये सारा का सारा बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और इस तरीके से ये प्लानिंग की कमी बन जाती है। और यहाँ पर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब कि प्लानिंग के हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों को ही डिस्कस कर लिया। बट जो प्लानिंग के जो डीमेरिट्स है उनके बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि प्लानिंग जो है वो लेस इंपॉर्टेंस है या उसकी प्लानिंग की इतनी ज़्यादा महत्व नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी कमियां हैं। अगर मैनेजर्स चाहे तो इन कमियों को तुरंत ही आसानी से दूर कर सकते हैं, अगर मैनेजर्स अच्छे तरीके से काम करते हैं, प्लानिंग को अच्छे तरीके से रखते हैं। तो ये छोटी सी बस मिस्टेक है कि अगर इनका ध्यान ना रखा जाए तो ये छोटी सी कमी भी काफ़ी बड़ी कमी बन जाती है। बस यही इनका कहने का मतलब है, बाकी इनके मेरिट्स काफ़ी ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। मतलब कि प्लानिंग के अंदर कौन कौन से तत्व को, कौन कौन से एलिमेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहला काम क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य बनाना। योजना की जब भी स्टार्टिंग की जाएंगी, जब भी प्लान्स को स्टार्ट किए जाएंगे, तो वहां पर क्या स्टार्ट किया जाएगा, सबसे पहले जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उनको सबसे पहले सेटिंग किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। क्योंकि जब भी हम प्लान्स बनाते हैं तो हम पहले क्या सोचते हैं कि अगर हम इस प्लान्स को बनाएंगे तो हमें ये चीज़ अचीव होगा या ये हमारे उद्देश्य है। सो ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिफाइंड एज द एंड रिजल्ट। तो ऑब्जेक्टिव को ही एक हम आखिरी, एक बिल्कुल अंतिम जो है निर्णय को हम मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो उद्देश्य को ही अंतिम परिणाम के रूप में हम उसको मानते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दीज आर नोन बाय मैनी नेम्स सच एज गोल्स, स्टैंडर्ड, मिशन, एम एक्सेट्रा। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं। जैसे दूसरे नाम का मतलब क्या है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को गोल्स भी कह सकते हो, मिशन भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड भी कह सकते हो। ये सारे इसके नाम है, लक्ष्य, मानक, मिशन, उद्देश्य, इस तरीके से। लेकिन उद्देश्य के जितने भी जब भी उनको काम को 1 by 1 स्टेप्स में, या उनको जब भी उनको सत्रों पे, लेवल्स पे लिए जाएंगे, या प्रत्येक विभाग में जितने भी वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अगर उनको निर्धारित किए जाते हैं, और उसके बाद में भी फिर उनको किस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को डिवाइड किया जाता है। मतलब कि पहले प्लानिंग को सेट कर लिया, प्लानिंग के अंदर हम सारी चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं, एक्टिविटीज़ को, जो भी हमारे स्टेप्स है, एक्टिविटी है, सबको, और इसी के साथ में प्लानिंग को ये सारे नाम भी बोलते हैं। और एक बार प्लानिंग को सेटअप कर लिया जाए तो बार बार उसको हम डिवाइड करते हुए चलते हैं, कभी लेवल्स पे, कभी डिपार्टमेंट्स में, कभी टाइम के बेस पर, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को डिवाइड किया जाता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनका हमें ध्यान में रखना चाहिए जब जो हमारे उद्देश्य है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, उसको जब डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइनिंग का मतलब है जब उसको तैयार किया जाता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं कि जो भी उनके हमारे ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्टिक होना चाहिए, तरीके से निर्धारित होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर में, बिल्कुल एक प्रिसाइज मैनर में हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए। सेकंड में बता रहे हैं यहाँ पर कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है वो एक स्पेसिफिक, एक बिल्कुल एक निर्धारित अवधि के लिए होना चाहिए। मतलब कि उनका जो टाइम पीरियड है वो पहले से ही फिक्स होना चाहिए। हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हमारा प्लानिंग 1 मंथ के लिए है,
2 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए है या 1 ईयर के लिए है, इस तरीके से पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। अब ये नहीं कि हमने 1 मंथ का प्लानिंग बनाया, जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट होने वाला हम सोचेंगे नहीं इसी प्लानिंग को 6 महीने तक लगातार रखते हैं, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए और समयबद्ध होना चाहिए, बिल्कुल टाइम बाउंडिंग, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे शुड बी टाइम बाउंड, वहाँ पर वो जो है बिल्कुल समयबद्ध होना चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा कैसे होना चाहिए, मेजर करने वाले होने चाहिए। मेजरेबल का मतलब है उसको हम अगर हम मापना चाहे, उसको चेक करना चाहे, तो वो इस तरीके से बना होना चाहिए कि उसको हम चेक कर सकें, मेजर कर सकें। क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाने का फ़ायदा ही क्या जिसको हम माप ही ना सके कि भाई ऑब्जेक्टिव है कैसा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है वो इस तरीके से उनका जो माहौल है, जो उनका एक मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रिवाइज्ड इन द लाइट ऑफ चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। जो एक बिजनेस इन्वायरमेंट है वो इस तरीके से होना चाहिए, बदलते वातावरण को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो भी बिजनेस के अंदर जो भी एक चेंजिंग इन्वायरमेंट रहते हैं उनके मद्देनज़र, मतलब उनको ध्यान में रखकर उद्देश्य को हमेशा संशोधित करना चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस को लेकर आना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। अगर लगता है टाइम के साथ हमारे प्लानिंग में ये चेंजेस होना चाहिए तो उसको हमेशा अप्लाई करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो भी ऐसे चीज़ों की जिनको हम अचीव कर सकते हैं, जो भी अचीवेबल वाली चीज़ें हैं जिसको हम आसानी से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव को हम इतना हार्डली बना ले कि वो हमसे ही ना हो पाए या हम उसको अचीव ही ना कर पाए, तो ऐसे प्लानिंग का फ़ायदा ही क्या। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि प्लानिंग ऐसे होने चाहिए जिनको हम अचीव कर सके, उनके ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा ऊपर सेट किया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि कर्मचारी कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर हम प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव को काफ़ी हाई फाई रख देंगे जिसको अचीव करना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो इम्प्लॉयज़ तो पहले ही कह देंगे ये हमसे नहीं हो पाएगा या उसको ट्राई भी नहीं करना चाहेंगे। तो कहने का मतलब है इतना ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डीमोटिवेट कर दे, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो जो इम्प्लॉयज़ है उनको लेकर बिल्कुल सुस्ती हो जाए, उसको करना ही ना चाहिए, बिल्कुल ऐसे हो जाए कि नहीं ये काम तो आसानी से हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, एक संतुलित वातावरण होना चाहिए प्लानिंग को लेकर। जो भी हमने लक्ष्य को निर्धारित किया है उनको करते समय एक संतुलित और एक व्यवहारिक दृष्टिकोण, मतलब कि उनको इस तरीके से हमें प्रोग्राम, मतलब उनको इस तरीके से बना के रखना चाहिए कि बिल्कुल व्यवहारिक होना चाहिए। निर्धारित जो लक्ष्य है, दृष्टिकोण है, उसको हमेशा अपना कर रखना चाहिए। नेक्स्ट इज रूल्स मीन्स नियम। यहाँ पर हम नियम को लेकर बात करेंगे, ये भी एक एलिमेंट है जो कि प्लानिंग के अंडर आता है। रूल्स हमेशा स्पेसिफिक गाइडलाइंस के अंडर होना चाहिए, जहाँ पर जो भी हमारे एक्शन या जो भी हमारे नॉन एक्शन है संगठन के अंदर, उस चीज़ को यहाँ पर क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है कि संस्था के अंदर कौन कौन से एक्शन लेने हैं, कौन से नहीं करने हैं। इस तरीके से सारी चीज़ों को डिफाइन कहाँ पे किया जाता है, रूल्स के अंडर, क्योंकि रूल्स ही बताता है ना कि किसी भी जगह पे या किसी भी स्थान पर हमें ये चीज़ करना है और ये चीज़ नहीं करना है। आप देखोगे कहीं पे घूमने वाली प्लेस पे भी जाओगे तो कुछ चीज़ें अगर वहाँ पर रोक है तो वहाँ पर स्पेशली बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ पर इस चीज़ को करना मना है, क्या, क्योंकि वो एक नॉन एक्शन है जो वहाँ पर नहीं किया जा सकता है। और अगर हम संस्था के अंदर देखेंगे तो अगर आप किसी कंपनी में भी या किसी स्कूल में, कॉलेजेस में भी जाओगे तो वहाँ पर आपको कई सारे बोर्ड लगे हुए दिखाई देंगे जहाँ पर आपको लिखा रहेगा कि इस चीज़ को करना है, इस चीज़ को नहीं करना। अगर आपने देखा होगा तो, नहीं अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो इस तरीके की चीज़ें सच में होती है। तो वहाँ पर जो भी हमारे एक्शन है, जो भी हमारे नॉन एक्शन है, इस चीज़ को पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है रूल्स के अंडर, ये रूल्स के अंडर आता है। और जब भी रूल्स को बना लिया जाएगा तो उसको हमेशा स्ट्रिक्टली, मतलब कि उसको सही तरीके से, सख्ती तरीके से लागू किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि रूल्स ही जो है काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी वाली चीज़ें हैं, नियंत्रित वाली चीज़ें हैं। क्योंकि एक बार जब हम अपनी योजनाओं को बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा मेन यही है कि उस रूल्स को कितना अच्छा तरीके से फॉलो किया जाता है। सिर्फ रूल्स बनाने से तो काम नहीं चलेगा, अगर रूल्स को बना के स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाएगा तो उसके थ्रू काम को अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो इन बातों का हमें ध्यान में रखना है कि जो भी रूल्स है उसके जो काम है वो उसी तरीके से होना चाहिए। इसलिए नियम एक प्रकार की योजना नहीं मानी जाती। नियम को हम क्या है, एक यहाँ पे लिखा गया ना, रूल्स देयरफॉर आर नॉट अ टाइप ऑफ प्लान्स। रूल्स को हम एक प्रकार की योजना नहीं कहते, बल्कि ये सभी योजनाओं के लिए एक काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल घटक बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल एक कंपोनेंट बनाते हैं प्लान्स को लेकर। उसके बाद में नेक्स्ट है पॉलिसी। अब यहाँ पर नीति को लेकर बात करेंगे। जो भी पॉलिसीज़ है वो जनरली गाइडलाइंस फॉर डे
टुडे वर्किंग फॉर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो नीतियां हैं किसी संगठन के आज के कामकाज के लिए एक सामान्य दिशा निर्देश होता है, एक बिल्कुल एक जनरल गाइडलाइंस होता है। पॉलिसी का मतलब है कि पॉलिसी, जैसे हमने बात किया ना रूल्स को लेकर, रूल्स क्या है, एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, और पॉलिसी क्या है, एक जनरल गाइडलाइंस है। इस बात का ध्यान में रखना कि जनरल गाइडलाइंस किसे कहा जाता है, पॉलिसी को, और स्पेसिफिक गाइडलाइंस किसको कहा जाता है, रूल्स को। स्पेसिफिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका सख्ती से पालन किया जाता है, वो एक रूल है जिसका हमें पालन करना ही पड़ेगा। पॉलिसी एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि बताया जाता है एक नॉर्मल तरीके से, और इसमें क्या किया जाता है कि दे आर लेड डाउन बाय द टॉप मैनेजमेंट, और ये जो एक बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट है उनके मतलब कि शीर्ष जो प्रबंधन है उनके द्वारा इस चीज़ को सेटअप किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर, मतलब कि जो भी उनकी एक प्रक्रिया है, जो भी उनकी एक प्रोसेस है। अब देखो इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। दीज आर द प्लान्स विच वेरी स्पेसिफिकली एंड क्लियरली टेल्स द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज फॉर अ पर्टिकुलर एंड रिजल्ट। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो प्रक्रियाएं हैं वो एक ऐसे प्लान्स होते हैं, एक ऐसी योजनाएं होती है जो किसी विशेष अंतिम परिणाम के लिए जो भी हमारी एक्टिविटी है उसको सीक्वेंस में बिल्कुल एक स्ट्रेट एक जो फॉरवर्ड एक तरीका जाता है उसको यहाँ पर डिफाइन किया जाता है काफ़ी स्पेशली तरीके से, काफ़ी स्पेसिफिकली, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल तरीके से इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। और जितने भी यहाँ पर प्रोसीजर को बनाए जाते हैं, जितने भी प्रक्रियाएं हैं अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एक व्यापक योजनाएं हैं। ये अपने नियम और नीतियाँ बताते हैं, उनके जो भी अपने रूल्स या पॉलिसीज़ है उनको यहाँ पर बताया जाता है, और प्रक्रियाओं को पहले से ही एडवांस में ही उसको हम पहले से ही सेटअप कर लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं विचारों में। इससे क्या है कि क्लैरिटी आ जाती है, और ये व्यक्तिपरक, मतलब कि जो एक सब्जेक्टिव जजमेंट है, ये जो भी हमारे बाइसेस है, एक जो व्यक्ति देखो जो एक पर्सनल जजमेंट होता है कि किसी चीज़ को लेकर होता है ना कि अपना अपना एक तरीका होता है किसी चीज़ को समझने का। एक ही चीज़ को कई व्यक्ति अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, सभी के अपने अपने ओपिनियन है, सभी का अपने अपने एक्सपीरियंस है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि वे जो है व्यक्तिपरक निर्णय और जो भी उनके पहले से ही सोच लेते, जो भी उनके बाइसेस है, मतलब कि जो भी उनके पूर्वाग्रह है। बाइसेस का मतलब होता है जो अनुमान हम पहले से लगा लेते हैं, हम बोल देते हैं ना कई बार कि ये चीज़ तो ऐसा ही होगा, क्यों, हमारा माइंड कहता है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसा ही होगा, तो उस चीज़ को बताते हैं कि जो भी बाइसेस है उन गुंजाइशों को यहाँ पर, वो जो होने के जो चांस है उसको यहाँ पर हटा दिया जाता है, ये रिमूव कर देते हैं ये सारे स्कोप को। उसके बाद में नेक्स्ट है फिर प्रोग्राम्स मतलब क्या हो गया कि जो भी उनके आयोजन है उस चीज़ को यहाँ पर लेकर बात करेंगे। दीज आर द प्लान्स लेड डाउन फॉर अ स्पेसिफिक इवेंट, यहाँ पर ये विशिष्ट आयोजन के लिए निर्धारित किए गए योजनाएं हैं। डिजाइनिंग अ प्रोग्राम इन्वॉल्व लिस्टिंग आउट द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, डिसाइडिंग ऑन द बजट फॉर ईच एक्टिविटी एंड मेकिंग है। और यहाँ पर क्या है कि जो भी डिज़ाइन किए जाएंगे प्रोग्राम को, मतलब जो भी आयोजन है उन चीज़ों को लेकर बताएगा, जो भी उनकी गतिविधि है, जो भी उनकी एक्टिविटी है उसको लिस्टिंग डाउन कर लेना, और जितने भी कामकाज करे जाएंगे उनके लिए बजट बना लेना, उनको करने के लिए पूरा एक कार्यक्रम शामिल कर लेना। इस तरीके से जैसे यहाँ पर एक देखो एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल किसी भी संगठन के अंदर जो एक डिजिटल, जो एक यहाँ पर बताया गया ना कि डिजिटल एक लिटरेसी है, वो यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे आयोजन के अंदर। जो भी उनके मुख्य स्पीकर रहेंगे, जो बोलने वाले पर्सन है वो, जो भी उनके चीफ गेस्ट रहेंगे, जो भी उनके अरेंजमेंट ऑफ फूड को लेकर है, जो भी उनकी रिफ्रेशमेंट देंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर पहले से ही सारी चीज़ों को बना लिया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, जैसे आपने स्कूल्स में देखा होगा कि जब भी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर स्पेशली जो बड़े बच्चे होते हैं, जैसे 11th 12th के 10th के बच्चे, तो उनको वो क्या करते हैं, काफ़ी चीज़ों को अरेंज करते हैं, वो हेल्प करते हैं टीचर्स की, वो सारी चीज़ों को पहले से सेट कर देते हैं कि भाई खाने का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, रिफ्रेशमेंट किस तरीके से मतलब किया जाएगा। बच्चे नहीं तो अपने टीचर्स को जरूर देखा होगा इन सारी चीज़ों को लेकर, जहाँ पर छोटे मोटे प्रोग्राम में भी पहले से ही हम फिक्स करते हैं कि कौन सा स्पीक कौन बच्चा देगा। इस तरीके से सारी चीज़ों को पहले से ही डिसाइड किया जाएगा। चीफ गेस्ट आएंगे, उनको लेकर अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, तो ये सारा क्या है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि आयोजित किए जाते हैं पहले से ही। स्ट्रैटेजी, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर रणनीति की। जो ये वर्ड है स्ट्रैटेजी, ये कहाँ से आया, सबसे ज़्यादा जब हैज़ बीन मोस्ट कॉमनली यूज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर, जब युद्ध का टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे इस वर्ड को सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया गया था, क्योंकि जब टाइम आया था ग्लोबलाइजेशन का, हमारे अर्थव्यवस्था में जब ग्लोबलाइजेशन का टाइम आया था
तो इस चीज़ ने इंक्रीज़ कर दिया था कंपटीशन को। जितने भी वहाँ पर उस टाइम पे बिजनेस थे उन सभी के बीच में जो कंपटीशन हुआ था, या इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बताया गया कि व्यवसाय में जितने भी बिजनेस थे उन चीज़ों में वहाँ पर उस टाइम पे इस वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा अडोप्ट किया गया था, यूज़ में लाया गया था। जो भी उनकी स्ट्रेटजी है, जो उनके प्लान्स है, उनको हराने के लिए विचार को अपने ध्यान में रखकर बनाकर सभी ने अपनी अपनी एक योजना बनाई थी। और ये जो योजना है वो एक चतुर मानसिकता की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से क्लेवर माइंड सेटअप की जरूरत है। अगर उनको एक सही रणनीति चाहिए तो एक उस टाइम में जब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया। और ये रणनीतियाँ जो बनाई जाती है वो कई बार काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि इनसे हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी प्लानिंग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितने अच्छे तरीके से हम अपनी रणनीतियों को तैयार कर लेते हैं, फिर उसके अनुसार ही काम को किया जाएगा तो वो हमेशा सक्सेस दिलाते हैं। जैसे आप देखोगे कई बार फिल्म में या कहीं पे भी मूवी वगैरह में कि जो भी उनके पहले से ही कहीं पे युद्ध होने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसे मूवी रहते हैं ना जहाँ पर युद्ध वाली चीज़ों को दिखाया जाता है, तो वहाँ पर देखोगे जब उनको रणनीतियाँ बनती है तो वो डिसाइड कर देते हैं कि वो कुछ सेना इस टाइप इधर जाएगी, कुछ सेना इधर जाएगी। इस तरीके से आपने देखा होगा कि पहले से ही वहाँ पर सबको डिसाइड कर दिया जाता है कि भाई तुम्हें इधर जाना है, तुम्हें इधर जाना है। बाहुबली वाली मूवी में तो सबने देखा ही होगा, वहाँ पर बता दिया जाता है कि इस सेना को इधर जाना है, इस सेना को इधर जाना है। तो वो क्या है, एक स्ट्रेटजी रहती है उनकी कि हम अपने युद्ध को कैसे जीतेंगे। अगर हम इस तरीके से स्टेप्स को लेंगे तो वो हमारी रणनीतियाँ हमेशा सफल हो जाएंगी। तो ये स्ट्रेटजीज को डिफाइन कर रहे हैं कि होता क्या है रणनीति। उसके बाद में नेक्स्ट है बजट। बजट क्या है? सबसे ज़्यादा बजट जो है हमारे संसाधन को लेकर बताते हैं कि संसाधन के साथ में सम्मिलित होते हैं, जहाँ पर जो बजट है वो स्पेसिफाइज किया जाता है जब हम अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। यहाँ पर क्या है कि जब भी हमारे यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा, डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स रहते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहते हैं, इन सभी गतिविधियों के लिए बजट को तैयार किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, जो एक विनिर्माण फर्म है, उनके लिए जो बजट बनाया जाएगा तो वो बताएंगे कि उनके बजट के लिए जो भी उनके सेल्स है, जो भी उनके प्रोडक्शन है, जो भी उनके फिनिश गुड्स है या वर्क इन प्रोग्रेस है, जो काम पे चल रहा है अभी, इन सभी के लिए अलग अलग बजट तैयार किया जाता है। और बजट क्या है, अपने आप में ऐसा रहता है कि जिसको हम योजना और नियंत्रण दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोलिंग प्लानिंग वाली चीज़ है। मतलब कि एक हम इसको बजट के थ्रू ज़्यादा अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाके ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ये सारे जो है एलिमेंट्स थे प्लानिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में। प्लान के टाइप्स है जैसे कि एक लंबे अवधि के लिए, एक छोटे से अवधि के लिए, मतलब कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इस तरीके से। तो यहाँ से एक नया टॉपिक है। इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं सभी को काफ़ी आसानी तरीके से हमने डिस्कस किया, बट फिर भी अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान, इसको हम अपने पार्ट 3 की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, यहीं तक के चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लान को हम पार्ट नंबर 3 की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो फीडबैक जरूर से देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, शेयर जरूर से कर देना, लाइक जरूर से कर देना। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना।